नमस्कार, मैं नितिन कुमार गौरव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में बिहार इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल मई महीने में पंचायत चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। जैसे ही संकेत मिले हैं, जितने भी पंचायत से संबंधित जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे अपने अपने दावेदारी पेश करना प्रारंभ कर दिए हैं। इन्हीं में आज हमारे पास एक पंचायत से संबंधित जिला परिषद के भावी उम्मीदवार मिफ्ताउद्दीन आजाद जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। मिफ्ताउद्दीन आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। शुक्रिया सर। आजाद जी, आप अपने बारे में दो शब्द श्रोता को बताइए। मेरा नाम मिफ्ताउद्दीन आज़ाद है और मैं मालूम शाहपुर में घर है मेरा। और मैं इस बार जो है कटरा प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 43 से अपनी उम्मीदवारी मैंने पेश की है। तो मुझे खुशी है कि मैंने इस दिन पेश की है जिस दिन को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और मुझे खुशी है कि उसी दिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मैंने उस दिन जो है अपने जिला परिषद की दावेदारी पेश की है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, अर्थात आपने 12 जनवरी को अपना दावेदारी पेश की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे खुशी भी है 12 जनवरी क्योंकि युवा दिवस भी है उस दिन और आप युवा भी हैं। और मैं युवा भी है। जैसा कि आजाद जी मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी आप 26 ईयर्स के हैं, 26 साल के हैं, और हमें लग रहा है कि 26 साल के सबसे यंगेस्ट अगर कोई जिला परिषद के कोई अगर उम्मीदवार होंगे वो आप ही होंगे। हाँ शायद। तो मुझे खुशी है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा फील हो रहा मैं है। तो चाहता हूँ कि सभी युवा हमारे साथ जुड़े। आजाद जी, आपका एक बेस्ट स्लोगन हम लोगों को पता चला है, जान के बहुत फक्र भी हुआ। आपका स्लोगन है मेक बिहार ग्रेट अगेन। जी बिल्कुल। तो आप बताइए, इसके लिए ये स्लोगन को रखने के लिए आपके अंदर क्या विचार आए थे कि आपने ये सोचा कि मेक बिहार ग्रेट अगेन, अर्थात बिहार की गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, आपके अंदर ऐसा कौन सा विचार आ गया जो आप मेक बिहार ग्रेट अगेन स्लोगन को रखा? देखिए, कोई ना कोई कहीं ना सीखता है। बिल्कुल। मैंने भी सीखा, मैंने भी देखा कि हमारा क्षेत्र जो है अभी तक क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। मैंने देखा गुजरात मॉडल, वहाँ पर विकास गुजरात मॉडल कहलाता है। और गुजरात क्यों, हमारे बिहार के अंदर सीमानी पंचायत है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर इतना बढ़िया उन्होंने काम किया हुआ है कि न केवल बिहार के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर सीमानी पंचायत का नाम उछला हुआ है। क्यों, उन्होंने मॉडल बनाया, काम किया उन्होंने वैसा। मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर विकास हो। और जब मेरे क्षेत्र के अंदर विकास होगा, वो एक पंचायत की बात थी, मैं जिला परिषद के रूप में अपना नामांकन भरने जा रहा हूँ। और मैं अपने पूरे 8 पंचायत को में विकास करूँगा। और जब मैं कल एक पंचायत में था, आज 8 पंचायत में होगा। और इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी सीढ़ी बनती चली जाएगी और पूरे बिहार को ग्रेट बनाने में इस तरीके से योगदान होगा। बहुत जान के खुशी हुई। आप एक बात हमारे श्रोता को बताइए, दर्शकों को बताइए कि इसके लिए आपका क्या रोड मैप है? मेक बिहार ग्रेट अगेन आपने स्लोगन चुना है, इसके लिए कोई आपने रोड मैप जरूर बनाया होगा। क्या रोड मैप है? अगर आपके अंदर ऐसा कुछ रोड मैप अभी आपने तैयार किया है तो हमारे श्रोता के सामने बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो हमारा यही काम रहेगा कि हमने 2 कैटेगरी में हमने काम को बांटा है। दो कैटेगरी में काम को बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी तो ये रहेगी तो इंस्टेंट काम होगा, जैसे हम जीतेंगे वैसे ही हम काम करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने का हमारा काम है, कार्यकाल। 6 महीने के अंदर ही हम एक विजन को क्लियर करेंगे, फिर दूसरा विजन रहेगा अगले कार्यकाल। अच्छा, तो आप कहने का तात्पर्य है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बिल्कुल, दो टाइप का आपने विजन को रखा विजन है। बिल्कुल। अच्छा, शॉर्ट टर्म में आपने क्या किस मुद्दे को रखा है? सबसे पहले तो हमारा है भ्रष्टाचार। बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कानून व्यवस्था जिसका बहुत बुरा हाल है। शिक्षा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग होते हैं उन सभी को पेंशन मुहैया करवाना, जरूरत फैसिलिटीज मुहैया करवाना। ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप जैसे युवा हमारे समाज में वृद्धों की समस्या, विधवाओं की समस्या और दिव्यांगों की समस्या से अवगत है, क्योंकि ये 3 अशक्त एक श्रेणी में आते हैं जिनके बारे में लगभग जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये ध्यान नहीं देते, इसीलिए ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। जान के खुशी हुई कि आपका ये सोच प्रगतिशील सोच है और हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता, आपके क्षेत्र की जनता आपकी इस ध्येय को समझेगी। हम जानना चाहते हैं कि आपने समाज सेवा के लिए जो बीड़ा उठाया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो स्लोगन है मेक बिहार ग्रेट अगेन,
तो बिहार को जो ग्रेट बनाएंगे उसके लिए सिर्फ कटरा प्रखंड को क्यों चुना? आपने किसी और प्रखंड को तो आप चूज कर सकते थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आज मैं अपने कटरा प्रखंड में, चूंकि मैं कटरा प्रखंड का ही हूँ, अगर मैं दूसरे प्रखंड से भी अगर चुनाव लड़ता तो भी आप यही बात हाँ, पूछते, बिल्कुल कोई मुझसे सही। पूछते कि आप अपने प्रखंड को छोड़ के इस प्रखंड में क्यों चुनाव लड़ रहे हाँ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले लोग अपने घर को दिखता है, बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर के अंदर सबसे पहले मजबूत हो जाऊँ, बिल्कुल और जैसे ही मैं घर से मजबूत होऊंगा तो बिल्कुल इसमें कुछ कोई शक नहीं है कि मेरे आगे भी मेरा क्षेत्र जो है चमकता चला जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि मैं सिंह वाहिनी से एक रोल मॉडल के रूप में मैंने उसको अपना सोचा मैंने कि नहीं, अगर वैसा हो सकता है तो मेरा क्षेत्र भी वैसा हो सकता है। पहला वो बना रोल मॉडल, दूसरा मैं बनाऊंगा। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज पूरा बिहार जो है ग्रेड बन जाएगा। आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जान के बहुत खुशी हुई। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तथा ये बिहार के एक जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनका मानना था कि लोकतंत्र दल विहीन होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव भी दल विहीन लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है हमारे देश में। तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जो विचारधारा है क्या किसी विशेष दल से जुड़ा हुआ है, या आप भी दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक हैं? आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं दल विहीन लोक का मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं इसीलिए इस पंचायत इलेक्शन को, और जो हमारे गांधी जी का भी सपना था कि हर एक गांव के अंदर जो है पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राम व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उसी को, गांधी जी के उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आज पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। और रही बात दल की, चूँकि अब देश को भी आगे करना बढ़ाना है तो दल भी बहुत ज़रूरी है, और कर्म है ऊपर वाले का कि सभी दलों का समर्थन भी है, और मेरा डायरेक्ट संबंध जनता से है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इतने चर्चित हैं, आप इतने चहेते हैं कि आपके जितने भी आपके क्षेत्र में दल हैं सभी दल आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं समाज सेवी को, देखिए एक ऐसा होता है कि आज गांधी जी को सब क्यों मानते हैं, बिल्कुल चाहे वो किसी भी दल के हो, बिल्कुल सब गांधी जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनकी छवि वैसी थी ना, बिल्कुल। उससे वैसे मेरी भी छवि है बहुत बढ़िया, सारे दल के, और जनता, हर जनता मुझे चाह रही है। आज मैं 26 साल की उम्मीदवार, 26 साल की उम्र में आज मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ, तो जनता चाह रही है, जरूरत है जनता की। आज तक क्षेत्र को में कोई काम नहीं हुआ, जो जनता की जरूरत है, हम जनता की जरूरत को पूरा करूंगा। अच्छा आजाद जी, आप एक बात बताइए, जैसा आप बोल रहे हैं कि आज तक हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, तो क्या आप अपने क्षेत्र में कटरा प्रखंड के 43 जो निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका जिला परिषद का, उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याएं से अगर आप श्रोता को, दर्शकों को अगर अवगत कराते हैं तो उनको ये पता चलेगा कि उनके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में ये ज्वलंत समस्या है जिसको दरकिनार किया गया, और सिर्फ एक जो प्रतिनिधि है वो कान में तेल देके अपना समय व्यतीत करते रहे। तो उस ज्वलंत समस्या को आप अगर इनके सामने, दर्शक के सामने रखना चाहे तो 2 शब्दों में रखिए। मैंने बताया ना आपको कि मेरा विजन है, मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काम करूँगा। मेरा यही उद्देश्य है मेरा कि आज तक मेरे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, इसके लिए मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टेबल सीक्वेंस बनाया। शॉर्ट टर्म में मेरा भ्रष्टाचार, हाँ सबसे पहला भ्रष्टाचार, सबसे पहले जो ज्वलंत मुद्दा है। आज तक भ्रष्टाचार कहीं पर कुछ काम ही नहीं होता है, ना रोड बनता है, ना हॉस्पिटल बनता है, ना स्कूल बनता है, ना स्कूल में बच्चे जाते हैं, ना कोई टीचर आते हैं, ना ही आज तक कोई स्टेडियम का कोई प्रोग्राम है। लेकिन आजाद जी, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार डीबीटी प्रोग्राम के माध्यम से डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे रही है जनता को, फिर भी भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में कैसे हो रहा है? बिल्कुल दबंगई चलती है बाकायदा, डीबीटी के बाद बिल्कुल दबंगई चलती है। आपके अकाउंट में पैसा आया, और जो दबंग लोग होते हैं जो क्षेत्र के हैं, बिल्कुल आपके घर पर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में पैसा है, बिल्कुल आप हमारे क्षेत्र के हैं, आपके अकाउंट में पैसा है, बिल्कुल आपके घर पे वो दबंग पहुंच जाएगा, जो प्रतिनिधि है वो बिल्कुल। आपके घर पहुंच जाएगा और बोलेगा कि पैसा दो, तो बिल्कुल आपकी तो मजबूरी है, क्योंकि आप तो गरीब हैं, आपको देना पड़ेगा, वो दबंग है, उनका तो सब कुछ ना है, बिल्कुल कानून सब कुछ उनके हाथ में है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार सबसे ज्वलंत समस्या है, और भ्रष्टाचार का आपने एग्जाम्पल दिया कि कैसे हमारे यहाँ पे समस्या ज्वलंत समस्या के रूप में है। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें, क्योंकि आपने स्वास्थ्य को फर्स्ट 6 मंथ के मतलब जो आपका टर्म है, शॉर्ट टर्म में, हाँ वो रखा है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि स्वास्थ्य भी आपके यहाँ एक ज्वलंत समस्या है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? 1-2 समस्या अगर काउंट कराने का कष्ट करें तो।
स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होता है? हॉस्पिटल। जी। उसका नाम भी नहीं है। अच्छा, आज हॉस्पिटल अभी हमारे भी यहाँ नहीं है। कुछ किसी को किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो सोचना पड़ता है, गाड़ी का किराया देना पड़ता है कि भाई कम से कम 1400 से 1500 रुपये किराया लगता है दरभंगा जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का 1500 से 2000 रुपये किराया लगता है शहर में, बिल्कुल, क्योंकि हम ग्रामीण में रहते हैं। बिल्कुल, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस सिस्टम एम्बुलेंस भी नहीं है, ना हॉस्पिटल भी नहीं है, तो एम्बुलेंस कहाँ से रहेगा? हॉस्पिटल रहेगा तब ना एम्बुलेंस रहेगा, है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल, और जब ये नहीं है तो सोचिए कोई मेडिसिन की शॉप नहीं है। बिल्कुल। इतनी गवर्नमेंट कितनी स्कीम आ रही है। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, स्वास्थ्य एक ज्वलंत समस्या है, तो हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए, जनता को सुलभ व्यवस्था देने प्रदान करने के लिए आपके अंदर ऐसा क्या रोड मैप है कि जनता आपके रोड मैप से जनता आश्वस्त हो जाए कि ये प्रतिनिधि हमारी समस्याओं को ठीक कर देगा, सुलझा देगा। स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, अगर इनको वोट देते हैं तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? सबसे पहले तो यही है कि गवर्नमेंट की ही इतनी स्कीम है कि मैं उसी को अगर लागू कर दूं तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल स्कीम गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, हॉस्पिटल बनवाइए क्षेत्र के अंदर, जनता की जरूरत है सबसे पहले ही। बिल्कुल। हॉस्पिटल बनवाऊंगा, एम्बुलेंस दूंगा, मेडिसिन की फैसिलिटी दूंगा। जेनेरिक दवाई के बारे में किसी को पता नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी दवाई की महंगी मिलती है, हाँ, बिल्कुल, तो मैं वो जेनेरिक दवाई के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन जागरूक करूंगा और जेनेरिक दवाई की तरफ सबको आकर्षित करूंगा, ताकि कोई सस्ते से जो 1000-2000 रुपए की आती है वो 100-50 रुपए में काम हो जाए उन लोगों का। और मेरी अच्छी टीम है डॉक्टर्स की भी, मैं उन डॉक्टर्स को भी अपने क्षेत्र के अंदर कैंपेनिंग करवाऊंगा, काउंसलिंग कराने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल। किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है तो वहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट आके चेकअप करवाए, टेस्ट करवाए और मेडिसिन ले। बिल्कुल, तो मैं ये भी चीज़ करवाऊंगा, मेरी टीम है डॉक्टर्स की भी, मैं वो भी अवेलेबल करवाऊंगा। बिल्कुल। आजाद जी, एक चीज और मुझे बताइए कि कानून व्यवस्था आपने 3rd नंबर पे रखा है। एक बात बताइए कि कानून व्यवस्था कैसे आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है? क्या आप इसको 2-3 शब्दों में, 2-3 लाइन में अगर समझाने का कष्ट करें तो बहुत कृपा होगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि नदी, कटरा ब्लॉक और हमारे क्षेत्र, जी, नदी के इस पर हमारा क्षेत्र बिल्कुल, 43 और 44 बिल्कुल, 2 निर्वाचन क्षेत्र संख्या है जो नदी के इस पर, बिल्कुल, कटरा ब्लॉक जो है नदी के उस पर, तो हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे घर से बहुत दूर है, कम से कम 40-50 मिनट का रास्ता है, रोड बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल, रोड ख़राब है, जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है। दूसरी चीज़, बाढ़ का मौसम, बाढ़ हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, बिल्कुल, बाढ़ के टाइम में दिक्कत हो जाती है, वो पता नहीं 60-70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जो कि सिर्फ 15-20 किलोमीटर का 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे हमारे घर से 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरा 60-70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो जैसे कि आपका कहना है कि बाढ़ के वजह से भी कानून व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण समस्या बिल्कुल उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, हमारा यही पुल भी हमारे बनते ही हमारे जिला परिषद बनने के बाद हम अपने क्षेत्र के अंदर थाने की व्यवस्था करवाएंगे। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के अंदर थाना बनेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर पुलिस रहेगी, ताकि कल को कुछ दिक्कत होती है। आज रावड़ीगिरी इतनी हो रही है, बिल्कुल। रावड़ीगिरी खुल के हो रही है, लोग शराब खुल्लम बेच रहे हैं, गांजा चल रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में, बिहार में तो शराब बनती है। बिल्कुल, पुलिस का कोई आवागमन नहीं है ना, पुलिस रहेगी तब ना लोगों में दहशत रहेगा। पुलिस आ नहीं पाती है, लोग खुद खुल के दबंगई कर रहे हैं, नशाखोरी कहने को बैन है लेकिन खुल के चल रहा है। अगर हमारे क्षेत्र में थाना रहेगा तो आपको लगता है कि नशाखोरी होगी, पुलिस कंट्रोल करेगी ना, बिल्कुल, महिला को सुरक्षा मिलेगा ना। कल वो शराब पीकर वो महिला के ऊपर छेड़खानी करते हैं, बिल्कुल, इतने आए दिन इतने केस बढ़ रहे हैं बलात्कार के, आए दिन इतने मर्डर हो रहे हैं, खून खराब हो रहा है, किससे हो रहा है? शराब की वजह से ना। कानून व्यवस्था और शराब के वजह से। अगर हमारे क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संख्या में 43 में अगर पुलिस थाना बनता है, शराबबंदी करो, शराब जो बंदी बैन है, जो रावड़ी जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, वो लोग बंद हो जाएंगे, वो लोग सील हो जाएंगे। वो सील हुए तो हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। आजाद जी, ये आपका स्ट्रेटजी सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप एक चीज़ और बताइए कि 6 मंथ के बारे में आपने बताया, आप ये काम करेंगे, बहुत ही एक नवाचार का ये विषय है, और ये जो आपका सोच है बहुत ही प्रगतिशील सोच है, हमें जान के खुशी हुई। लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म का जो विजन है, जो 5 साल का जो विजन है, जो आपको 5 साल में पूरा करना है, उसके लिए आप ऐसा 2 चीज़ बताइए
जिससे जनता को ये पता चले कि हमारा प्रतिनिधि अगर जीतता है तो लॉन्ग टर्म में ये समस्या को लगभग खत्म करने की कोशिश करेगा। वो कौन सी दो समस्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। बेरोजगारी, बिल्कुल। हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि मैं भी किसान, हम्म, किसान भाइयों के लिए कृषि कृषि। सबसे सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आजाद जी एक बात बताइए कि बेरोजगारी तो पूरे देश के लिए ज्वलन समस्या है। बिल्कुल। आप एक युवा हैं, आप एक समाज सेवी हैं और आप एक छात्र भी रह चुके हैं। छात्र जब छात्र के जब आप अध्ययन कर रहे थे तो बेरोजगारी कितना दर्दनाक परिस्थिति है उससे आप अवगत होंगे। तो आप ये बताइए कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो बेरोजगारी को खत्म करने, रोजगार प्रदान करने के लिए आप ऐसा कौन कौन सा प्रयास करेंगे जिससे आपके क्षेत्र की जो जनता है, आपके क्षेत्र की जो युवा है, ये रोजगार से लेस हो जाए और उसको एक सकारात्मक दिशा प्रदान हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं चीज़ों को ऊपर से लेके नहीं आऊँगा। जो गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है मैं उसी को लागू कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आज से हुआ नहीं। मैं युवा हूँ, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाऊंगा जिससे हमारे युवा के अंदर स्किल आए, वो सीख सकें, वो जान सकें और हमारा क्षेत्र का एक हर युवा कामयाब हो सके। अच्छा, तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भारत सरकार जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट करा रही है उसको आप 100% इम्प्लीमेंट कराएंगे। बिल्कुल। अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम नहीं चल रही है, आप ये ब्लेम करना चाह रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में तो शायद किसी को पता भी नहीं हुआ। पता भी नहीं। 7 निश्चय योजना को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दुर्भाग्य है, नेता कहने को बन जाते हैं, सब चीज जिता दिया, जनता ने जिताया विश्वास करके। बिल्कुल। आज वो विश्वासघाती बने पड़े हैं। हमारे युवा को हमेशा बहला लेते हैं। बिल्कुल। और युवा ने साथ दिया उनका, आज उनको पूछते तक नहीं है। बिल्कुल। उनका क्या हक था? हमारे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया ताकि हमारा युवा आगे बढ़ सके, कुछ भी एक पूछा तक नहीं। आज हमारा युवा भटक रहा है। हम उनको 7 निश्चय योजना के तहत उनको बेनिफिट्स देंगे। अच्छा, आपने दो चीज बताया, एक स्किल डेवलपमेंट और दूसरा 7 निश्चय। बिहार सरकार की जो 7 निश्चय है उसके तहत शायद बेरोजगारी भत्ता दे रही है सरकार। उसके बाद बिहार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रही है। ये बहुत ही नवाचार प्रयास है। और यही नहीं आप, और सिर्फ यही नहीं, तीसरा कोई बताइए। हाँ, एक जैसे अगर हमारे छात्र, सबसे पहले तो मेरी टीम है, मैंने जैसा बताया आपको कि हमारी टीम में डॉक्टर्स की भी टीम है और बढ़िया तरीके से जो टीम पढ़ी लिखी समझदार, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरह पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। अच्छा, समाज के प्रति प्रतिबद्ध टीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काम उनको समझाने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए और गाइडिंग के लिए वो काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप हमारे क्षेत्र के युवा हैं, हम आपको समझाएंगे कि आप बीपीएससी के पेपर कंडक्ट कीजिए, पीटी कंडक्ट कीजिए, आपको समझेंगे यूपी का पीटी कंडक्ट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर ईबीसी SC ST हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। अच्छा। और यूपीएससी के अंदर अगर पीटी क्लियर करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। अच्छा, तो ये सब चीजें क्यों? अगर भारत सरकार चाह रही है कि यूपीएससी पेपर कंडक्ट करे ताकि हमारे ईबीसी SC ST भाई IAS और IPS बन सके, हम उनको अवेयर करेंगे ना। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की जो प्रोग्राम है, जैसे बीपीएससी का अगर पीटी क्लियर करते हैं तो 50,000 दिया जाएगा, यूपीएससी का पीटी अगर क्लियर होता है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आपका ये मानना है कि ये जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप एक काउंसलिंग करेंगे और युवाओं को एक सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करने के लिए आप प्रेरणा देंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा, तीसरा आप क्या बताइए? अगर तीसरा, क्योंकि रोजगार तो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, यूपीएससी, बीपीएससी और 7 निश्चय योजना से तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि रोजगार एक असाध्य रोग है। इसके लिए आपको एक दीर्घकालिक एक योजना तैयार करना, फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। अगर फोर्थ, अगर आपसे कोई पूछा जाए, चौथा स्टेप आप क्या उठाएंगे, तो क्या करेंगे? कहने को तो हमारा पूरा देश है बेरोजगार। बिल्कुल। अगर हम ये 3 स्कीम अगर लागू कर दें अपने क्षेत्र के अंदर, तो हमको लगता है कि हमारा क्षेत्र में हमारे रोजगार युवा जो है रोजगार न पा पाएंगे। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल पाएंगे, अगर उसको काउंसलिंग होगा। अगर पढ़ेगा ना भाई, हमारा युवा पढ़ेगा तब ना बढ़ेगा आगे। हम युवाओं को पढ़ाएंगे, युवा पढ़ाई के बारे में बताएंगे। बिल्कुल सही है। आपका प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है। हम जानना चाहते हैं कि कृषि, क्योंकि बहुत सारे जिला पार्षद से हमने भी मिला है, उनको कृषि के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है।
आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप एक ग्रेजुएट जिला पार्षद के रूप में एक भावी प्रत्याशी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कृषि, क्योंकि कृषि बिहार की मूलभूत आवश्यकता है। कृषि एक बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो कृषि पे जो आप काम करने वाले हैं, तो आप कृषि को कैसे बेहतर करने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं, या अगर आप जीत जाते हैं तो कृषि को सुदृढ़ करने के लिए आप क्या काम करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात तो कि हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। बिल्कुल 6 महीना 7 महीना तो बाढ़ से पीड़ित रहता है। बचा 5-6 महीना 7 महीना तो उसमें किसानी होती है, खेती होती है। हम सबसे पहले एमएसपी के जो रेट्स होते हैं, हम हर किसानों का एक टीम बनाएंगे, काउंसलिंग करेंगे उन सब किसानों की कि हमारे क्षेत्र के अंदर कहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती लोग कर रहे हैं। हम उनको अवेयर करने का प्रयास करेंगे कि आप अगर 1200-1300 रुपये बेच रहे हैं, 1000 रुपये बेच रहे हैं, जबकि ये सरकारी रेट ये नहीं है। बिहार के अंदर सरकारी रेट जो है वो आप 1900, 2000, 2200 रुपये है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के किसानों में एमएसपी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो गद्दी वाले आते हैं वो लूट लेते हैं। ओके। गद्दी वाले आते हैं, घर तक उठा के ले आते हैं पूरा। कोई 900 रुपये ले आ रहा है, कोई 1100 रुपये में लेके अच्छा, जबकि बिहार सरकारी रेट देते नहीं है। जबकि सरकार अगर मान लीजिए एमएसपी 1900 घोषणा करती है, लेकिन बिहार के जो आढ़तियां या फिर जो व्यापारी हाँ, जो 1000 रुपये 1200 में सामान ले जाती है, तो किसानों के नुकसान हो। बिल्कुल नुकसान है। तो हम उनको किसानों को अवेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही नवाचार किसानों को पैक्स के द्वारा बिल्कुल उत्तम किस्म का बीज आता है, सरकार देती है। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार देती है उत्तम किस्म का बीज ऊपर ही बेच देते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह है। अच्छा, टैक्स में भ्रष्टाचार है हर जगह। हम वो उत्तम किस्म किसानों को मुहैया करवाएंगे, आप ये फसल कीजिए। अच्छा, हम खाद की अवेलेबिलिटी टैक्स के अंदर ही खाद भी आता है, सरकार देती है कम दामों में, वो खाद हर किसानों को दिलवाएंगे। सिंचाई का व्यवस्था बहुत खराब है हमारे क्षेत्र में। कहने को तो बाढ़ क्षेत्र है, लेकिन जब सूखा पड़ता है, वैसा सूखा पड़ता है कि फसल जला देता है, तो पानी की सिंचाई की जरूरत पड़ती है और वहाँ तक कनेक्शन नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए किसान के जहाँ पर खेत है वहाँ पर हम मीटर लगवा के देंगे। अच्छा, हम मीटर लगवा के देंगे, बोरवेल करवाए। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में बोरवेल का भी ऑप्शन होता है, वो बोरवेल करवाएगी और वहाँ पे पानी की भी सुविधा होगी, जो अभी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अब आजाद जी, हम जानना चाहते हैं, जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपका विचार बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही युवाओं को प्रेरित करने वाला है, क्योंकि आप 26 ईयर्स के हैं और समाज के बारे में इतना सोचते हैं, और आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, हमें लगता है कि हमारे जैसे युवा या फिर जो देख रहे होंगे उनको समझना चाहिए कि हमारे समाज में कितनी समस्याएं हैं। जैसा कि आपने कानून व्यवस्था के बारे में बताया, भ्रष्टाचार के बारे में बताया, कृषि के बारे में बताया, उसके बाद बेरोजगारी के बारे में बताया, तो हमें उम्मीद है कि हमारे युवा इस जैसी जरूर सीख लेंगे। हम लास्ट जाते जाते क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका प्रयास इतना पवित्र होने के बावजूद भी, आपका ध्येय मेक बिहार ग्रेट अगेन का अद्भुत स्लोगन देने के बावजूद भी, अगर आप हार जाते हैं, हालांकि हमें इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी, क्योंकि जब युद्ध में होते हैं तो जीत और हार दो ही होती है, अगर आप हार जाते हैं तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगा? खैर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर हार तो सीखी नहीं, हार क्या होती है हमें पता भी नहीं, जीतना ही सीखा है। और ठीक है, अगर मैं चुनाव बाई चांस किसी भी दौरान से मैं हारता हूँ, तो कहते हैं कि या तो इंसान जीतता है या सीखता है। सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी पूरी जनता मेरे साथ है, खासतौर पे मेरे पूरे युवा भाई मेरे साथ हैं। और जब मैं खुद भी युवा हूँ, और युवा के साथ युवा जरूर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेगा। जब युवा हमारे साथ है तो फिर पूरा हम बिहार को ग्रेट बना देंगे, जैसे कि मेरा स्लोगन भी है, बिल्कुल, मेक बिहार ग्रेट अगेन। बिल्कुल, हमें बहुत इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत प्रेरणा मिली कि इनके जैसे युवा आज बिहार को बदलने के लिए, बिहारी अस्मिता को पुनः वापस लाने के लिए, बिहार के अद्भुत धरोहर, बिहार के गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए इतना उत्सुक हैं, जागरूक हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के 43 से, जहां से हमारे दोस्त, हमारे जो गेस्ट हैं मिफ्ताउद्दीन आजाद साहब,
जो जिला परिषद के अपने जो उम्मीदवारी पेश किए हैं, हमें उम्मीद है कि वहाँ की जनता, वहाँ की युवा, वहाँ की माता बहनें और वहाँ के जितने भी लोग हैं सब बढ़ चढ़ के आपको जरूर समर्थन करेंगे, क्योंकि आपका साध्य और साधन दोनों पवित्र है। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि जिसका साध्य और साधन पवित्र होता है उसका जो ध्येय होता है जरूर सफल होता है। हम आपकी इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद।